हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। माय नेम इज़ क्वाइश शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी स्मार्ट IAS PCS। आज हम वॉर रूम में फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कवर करेंगे। मेजर पोर्शन हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें कवर करने वाले हैं। बिफोर वी स्टार्ट आई वॉन्ट टू टेल यू, आई नो संडे है, बहुत सारे बच्चों को डीमोटिवेशन हो रहा होगा कि यार आज तो रेस्ट करने दो। नहीं, रेस्ट करना है, उससे पहले जाके लास्ट 2 संडेज़ की वीडियो देखो, उनके कमेंट सेक्शन देखो एंड यू विल रियलाइज़ कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तब आपको बिल्कुल भी आलस नहीं आएगा, तब आप तुरंत वीडियो देख लोगे। तो अगेन हम वीडियो स्टार्ट करेंगे विद अटेंडेंस। सब लोग अटेंडेंस लगाओ कि येस वी आर प्रेजेंट। मैं एक एक बच्चे का कमेंट देखती हूँ। एंड ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू, आपको अपना किस टाइम पे अपने वीडियो स्टार्ट करिए वो कमेंट करना है एंड किस टाइम पे ख़त्म करिए वो कमेंट करना है। आई हैव सीन मेजॉरिटी जो बच्चे हैं ना वो एक ही गो में पूरा वीडियो कवर कर लेते हैं। वरना अगर आप बीच में ब्रेक लेने आए, प्रोक्रेस्टिनेट करने के लिए आए, फ़ोन को स्क्रॉल करने के लिए आए, तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा बट आप ये वीडियो नहीं देख पाओगे, है ना। सो डू दैट। एंड बिफोर वी बिगिन मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं नहीं हो रही हैं, या आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, अर्थ डे कब बनता है और इसका थीम क्या था 2026 का? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, इंडिया में कौन सी स्टेट में मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट है? एंड दूसरा, इंडिया में कौन सी स्टेट में मैक्सिमम फॉरेस्ट है? ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों के आंसर्स लिखो। नहीं आते दैट मीन्स इट्स अ रेड फ्लैग कि आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो, आपको चीज़ें दिमाग में नहीं बैठ रही हैं, जा करके वापस से रिवाइज करो, है ना। और टाइप करोगे, अपने नोटबुक में लिखोगे तो चीज़ें याद होंगी। स्टार्ट करते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखो इसमें हम कुछ टाइप ऑफ फॉरेस्ट को देखेंगे, है ना। सी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हम सबसे पहले पढ़ते हैं। अब इसमें नाम में देखो, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल मतलब ये अर्थ है तो यहाँ पे ट्रॉपिकल एरिया में आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा आपको इंडिया के साउथ में देखने को मिलेगा, राइट, नियर द इक्वेटर। एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे पतझड़ नहीं होती, यहाँ पे जो लीफ हैं वो थ्रू आउट द ईयर ग्रीन रहती हैं, है ना। देखो पतझड़ क्यों होगी? क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपिरेशन से वाटर लॉस होता है, इसीलिए जो पतझड़ आता है, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा, एवरग्रीन फॉरेस्ट है तो यहाँ पे रेनफॉल भी काफ़ी अच्छी होगी, तो 2000 सेंटीमीटर के ऊपर आपको रेनफॉल देखने को मिलेगी। सिंस इक्वेटर के थोड़ा पास वाला एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है, तो 15 से 30 डिग्री सेल्सियस है टेम्परेचर, ईजी। They occupy about 7% of the Earth's land and surface and still harbor more than हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्लांट एंड एनिमल। मतलब इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि बहुत कम एरिया है बट यहाँ पे देखो टेम्परेचर ज़्यादा होना और रेनफॉल ज़्यादा होना, इट इज़ द परफेक्ट एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ, है ना। वाइल्ड लाइफ के लिए, प्लांट के लिए ये बेस्ट एरिया है। तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड प्लांट्स एंड एनिमल यहीं पे आपको मिलेंगे एंड देर फाउंड नियर इक्वेटर। इन इंडिया एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो जगह थोड़ा सा इक्वेटर के पास में या फिर वहाँ पे बारिश अच्छी खासी है ना, उस जगह पे हमको देखने को मिलता है। नाउ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ट्रॉपिकल एरियाज में होंगे और यहाँ पे रेन अच्छी खासी होगी, ठीक है। दे लाई बिटवीन 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ। इट इज़ द लार्जेस्ट बायोम ऑफ वर्ल्ड। अब देखो इसमें ना एक बात समझना, यहाँ पे ना लार्जेस्ट किस बेसिस पे बता रही हूँ मैं। 4 ऑप्शन दिए हुए थे UPPCS में, है ना। 4 ऑप्शन में से ट्रॉपिकल जो रेन फॉरेस्ट था वो कंपैरेटिवली बड़ा था। वैसे देखा जाए तो धरती पे सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? दैट इज बोरियल फॉरेस्ट, टाइगा, है ना, जो ठंडा वाला एरिया होता है, टाइगा बोरियल फॉरेस्ट। एंड अगर हम पूरे, ये टेरेस्ट्रियल की बात हो गई, ठीक है, पूरे अर्थ, पूरे प्लैनेट की बात करते हैं तो एक्वेटिक बायोम मतलब ओशंस हमारे सबसे बड़े बायोम है। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। लार्जेस्ट बायोम जो ऑप्शंस दे रखे थे उसमें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था, मगर वैसे सरफेस पे कौन सा है? टाइगा, दैट इज बोरियल फॉरेस्ट है। एंड अगर हम पूरे प्लैनेट पे देखें तो हमारा ओशन हो जाएगा, ठीक है। मोर देन 50% ऑफ वर्ल्ड्स बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस रीजन। रेन इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द ईयर। अब देखो इसका मतलब समझो, रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे खूब बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो होता क्या है ना, यूजुअली जो इक्वेटर के बहुत पास वाला एरिया होता है वहाँ पे खूब गर्मी होती है, आसपास ओशंस है, तो दिन के टाइम पे क्या होता है, इतनी गर्मी होने की वजह से इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होगा, शाम को क्या होगा, बादल बन जाएंगे और वो बादल बारिश करने लग जाएंगे। तो मतलब ऑलमोस्ट रोज शाम को बारिश हो जाती है, तो कंटिन्यूस रेन रहेगी थ्रू आउट द ईयर। ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी ब्रॉड लीव एवरग्रीन ट्रीज आर डोमिनेंट, है ना। भाई रोज बारिश हो रही है तो पतझड़ तो नहीं होगा, है ना। एवरग्रीन ट्रीज होंगे वहाँ पे एंड ब्रॉड लीव्ड है, राइट। देयर आर सो मच डाइवर्सिटी इन द वेजिटेशन लाइफ दैट ओवर 200 स्पीशीज ऑफ ट्रीज आर सीन इन 1 हेक्टेयर एरिया ऑफ लैंड।
तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे से एरिया में बहुत सारे अलग अलग स्पीशीज ऑफ ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। एंड इसीलिए ना यहाँ पे हमें पेड़ काटने, लकड़ी जो निकालने होते हैं ना, थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर दूसरी स्पीशीज बहुत अलग है ना। मतलब आपको अगर लग रहा हो ये एरिया है, यहाँ पे एक ही टाइप के पेड़ हैं, तब तो आप यहाँ पे लकड़ी को एक्सट्रैक्ट करोगे मास में, है ना। और दूसरा, आपने लकड़ी काट भी ली ना, तो आप उसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा नहीं पाओगे। इतनी डाइवर्सिटी है कि मतलब पूरा जंगल भरा हुआ है, आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल नहीं कर पाओगे। Vegetation generally consists of shade tolerant shrubs, herbs, small trees, large woody vines which climbs on the trees to capture sunlight। तो इसमें क्या होता है ना, पहली बात तो हमें लेयर्स देखने को मिलती है ना। मतलब खूब सारे बहुत बड़े बड़े घने पेड़ होंगे यहाँ पे, है ना, अच्छे खासे घने पेड़ होंगे, श्रब्स भी होंगी यहाँ पे, बुशेस भी होंगी यहाँ पे, छोटे छोटे ट्रीज भी होंगे, और यहाँ पे क्लाइंबर्स मतलब जो बेल होती है वो भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अबाउट 70 to 80% नोन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ये बात भी याद रखना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलता है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मतलब इक्वेटर के पास वाला एरिया जहाँ पे रोज बारिश होती है ना। मोर देन 200 सेंटीमीटर रेनफॉल है। टॉल, अब इसके फीचर्स हैं, तो यूपीपीसीएस क्या करेगा, आपको फीचर्स देगा और पूछेगा कि इसमें से हम कौन से फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ये फीचर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टॉल क्लोजली सेट ऑफ ट्रीज फॉर्मिंग अ कैनोपी अराउंड आर अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फॉरेस्ट। Tall and broadleaf trees constitute the leaf canopy on the surface of the forest. The upper portion of the canopy often support rich epiphytes। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे आपको पहली बात तो एवरग्रीन प्लांट मिल रहा है, एवरग्रीन ट्रीज मिल रहा है, मतलब यहाँ पे लीफ नहीं शेड होती, है ना। दूसरा ब्रॉड लीफ है। कैक्टस में क्यों हमें थॉर्न्स मिल रहे हैं, क्योंकि जो कैक्टस है वो इस तरह से मॉडिफाई हुआ है कि वहाँ पे पानी का लॉस ना हो। अब यहाँ पानी की कमी नहीं है तो लीफ विल बी ब्रॉड, इजी। दूसरा यहाँ पे क्या है, जो ट्रीज हैं वो काफ़ी घने हैं, है ना। और अब देयर आर, मैंने आपको बताया था एपीफाइट्स, एपीफाइट्स मतलब क्लाइंबर्स, मतलब जो बेल होती है ना, यहाँ पे आपको बेल देखने को मिलेगी, ठीक है। क्यों, सनलाइट के लिए वो क्या करती है, जैसे मान लो ये ट्री है ना, और ये बहुत घना है, तो यहाँ पे सनलाइट नहीं आ रही इस एरिया में, तो यहाँ पे क्या होगा, कोई क्लाइंबर होगा, वो इस तरह से ऊपर सरफेस तक पहुंच जाएगा और यहाँ से वो सनलाइट को गैदर कर लेगा। अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। देन कम्स अमेज़न रेन फॉरेस्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज अमेजोनिया और द अमेज़न फॉरेस्ट इज द मोस्ट broadleaf forest that covers most of the Amazon basin of South America. It is also called lungs of planet Earth। तो बेसिकली क्या है ना, जो अमेजोन के जंगल है साउथ अमेरिका में, सो ये सबसे घने जंगल, और यहाँ पे इतनी अमेजिंग बायोडाइवर्सिटी है, हमने कितनी अच्छी मूवीज़ देखी है ना, एनाकोंडा एंड स्टफ, तो और वो पिराना, इफ़ यू रिमेंबर पिराना फिश, तो ये सब कहाँ मिलती है, सब वहीं मिलती है। वहाँ पे इतनी ह्यूज बायोडाइवर्सिटी है, और वहाँ के जो रेन फॉरेस्ट है ना, वो लिटरली वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है ना। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरिया जहाँ पे 100 and 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल होती है। इसका मतलब क्या है, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे ना थ्रू आउट बारिश नहीं हो रही, पूरे साल बारिश नहीं हो रही, तो डेसिडियस फॉरेस्ट हमको देखने को मिलता है। मतलब इसमें जो ग्रीनरी है वो कंपैरेटिवली कम हो गया एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। यहाँ पे जो रेन है वो कंपैरेटिवली कम हो गया एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, और यहाँ पे हमें थोड़ा पतझड़ देखने को मिलेगा। इसको रीड करते हैं हम। अब इसकी आप वो देखो बेसिकली कौन कौन सी स्पीशीज है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टीक, शगुन मिलता है यहाँ पे, ठीक है, इज द मेन ट्री ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। नाउ बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट। मानसून फॉरेस्ट मतलब थ्रू आउट द ईयर बारिश नहीं हो रही, एक सर्टेन टाइम पीरियड में बारिश हो रही है। कहाँ कहाँ मिलता है ये, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड एंड एरियाज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। देन कम्स टेम्परेट फॉरेस्ट। तो अच्छा एक बात बताऊँ, अब जैसे हमने देखा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हमको कहाँ मिला था, साउथ में मिला था इंडिया में, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमको कहाँ मिला, साउथ अमेरिका में हमने देखा मेजरली हमको वहीं पे मिल रहा है, राइट, इक्वेटर के बिल्कुल पास में। देन हमने देखा ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक है, इंडिया में मिल रहा है। तो आपको इंडिया में ना ये यूपी एमपी वाला ये जो एरिया ना, जो नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है मेजरली, ये हमें वहाँ पे देखने को मिलेगा। देन कम टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट मतलब जो ठंडे होते हैं कंपैरेटिवली, है ना, इसको हम टूंड्रा भी बोलते हैं काफ़ी सारी जगहों पे, बट इसको हम टेम्परेट बोलेंगे। तो टेम्परेट इसमें बेसिकली होता है क्या है, टेम्परेचर कम होता है, तो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, ये हमें पहाड़ों पे देखने को मिलेगा, ये हमें हिमालयस पे देखने को मिलेगा, राइट। तो टेम्परेट फॉरेस्ट मतलब जो कंपैरेटिवली थोड़े ठंडे हैं, है ना। अब इसमें ना सबसे ब्यूटीफुल फीचर जो हमें हिमालय का देखने को मिला है, हमें एक ही पहाड़ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिला है ना। मतलब मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ का जो नीचे वाला एरिया है ना, वहाँ पे आपको डेसिडियस फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपको टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेगा, थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको वहाँ पे टाइगा फॉरेस्ट मिलेगा, है ना। ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। तो ये एक बहुत ब्यूटीफुल फीचर है, किसका है, हिमालयास का है, समझ गए। इसको हम रीड करते हैं। नाउ डेसिडियस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। इसका मतलब क्या है, देखो जो फुट हिल्स है ना हिमालयस के, यहाँ टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा होगा। क्यों, जितना सरफेस से ऊपर जाओगे उतना टेम्परेचर रिड्यूस होता रहेगा, राइट।
उसके बाद जितना थोड़ा और ऊपर जाओगे तो क्या होगा, इट इज सक्सीडेड बाय वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट बिटवीन द एल्टीट्यूड ऑफ 1000 to 2000 मीटर। तो ज़मीन से लेकर के 1000 मीटर तक हमें क्या मिला, डेसिडियस फॉरेस्ट मिला। 1000 मीटर से 2000 मीटर तक हमें क्या मिला, वेट टेम्परेट मिला। इन द हिली रेंज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, हिली एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल, एवरग्रीन ब्रॉडलीफ ट्रीज सच एज ओक एंड चेस्टनट आर प्रीडोमिनेंट। मतलब हमें यहाँ पर ओक एंड चेस्टनट भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। नाउ बिटवीन 1500 एंड 1750 मीटर, पाइन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेल डेवलप इन दिस जोन, है ना। चीड़ बोलते हैं वैसे इसको, चीड़ पाइन्स आर ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर कमर्शियल ट्रीज। नाउ इसका मतलब क्या है, जितना आप ऊपर जा रहे हो उतना टेम्परेचर कम हो रहा है, तो वेजिटेशन चेंज हो रही है। इसको ऐसे मान के चलो, इमेजिन कि आप हिमालयस में घूमने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पे जो आपको ट्रीज मिलेंगे ना, डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे, टीक एंड ऑल मिलेगा। फिर थोड़ा और ऊपर जाओ, हल्का सा और ऊपर जाओ। जब थोड़ा और ऊपर जाओगे तो आपको थोड़ा चेस्टनट, ओक, ऐसे ऐसे आपको ट्रीज देखने, वॉलनट, ऐसी सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। थोड़ा सा और ऊपर जाओगे ना तो आपको पाइन ट्रीज मिलेंगे, जो ऐसे ट्रीज नहीं होते, क्रिसमस ट्री जैसे दिखते हैं थोड़े थोड़े, ऐसे ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो वेजिटेशन चेंज होती है विद पैसेज ऑफ टाइम। क्यों, आप ऊपर जा रहे हो तो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है ना, राइट। देन blue pines and spruce appear in the altitude of 2225 and 3048. Silver ferns, junipers, पाइन्स, बर्च, रोडोडेंड्रॉन अकर बिटवीन 3000 to 4000 मीटर। मतलब और जितना ऊपर जाओगे वेजिटेशन चेंज होती रहेगी। अब ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको केवल बहुत ठंडी जगहों पे मिलती है। इनफैक्ट रोडोडेंड्रॉन इतने, एक तो यूपीएससी का फेवरेट है, हमेशा इसमें से क्वेश्चन पूछता है। ये इतने सुंदर फ्लावर्स होते हैं ना इसके, कि अब इसके नाम की ट्रैक चलने लग गई है। तो ये आप जितना ऊपर ऊपर जा रहे हो ना, वेजिटेशन चेंज होती जा रही है, ठीक। नाउ सैंडलवुड क्या होता है, सैंडलवुड जो चंदन होता है, ठीक है, इट इज़ अ ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री विच इज़ नॉट फाउंड इन हिमालयन रीजन। याद रखना, ये हिमालयन रीजन में नहीं मिलता। रेड सैंडल, जिसको लाल चंदन बोलते हैं, स्पीशीज ऑफ ट्री फाउंड इन ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट ऑफ साउथ इंडिया। इट इज फाउंड मेनली इन पालकोंडा एंड सीशलम हिल्स। अब ये यूपीपी से आपसे पूछ सकता है कि कौन से हिल्स में मिलता है। वो क्या करेगा, रेड सैंडल के आगे लिख देगा हिमालयस में मिलता है, ये शिवालिक में मिलता है, इस तरह से दे देगा, वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। द ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट, ठीक। देन अब यहाँ पे क्या है ना, कुछ मैंग्रोव की साइट्स हैं और वो कौन से स्टेट में मिलती हैं वो दे रखा है। इसको रटो मत, इसका रटने का कोई फायदा नहीं है। यूपीपीसीएस ने एक बार इसमें से क्वेश्चन पूछा है, बट इसको मोटा माटी देख लो, ठीक है। जैसे मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो आई एम बिट फेमिलियर विद द नेम्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो इसके मैं तो नहीं रटती थी, बाकी के मैं रीड करने की कोशिश करती थी, ठीक है। तो इसी तरह से आप जिस भी स्टेट के फेमिलियर हो उसको एक बार रीड कर लो, है ना। रटना नहीं है बहुत ज़्यादा, जस्ट रीड इट आउट सो दैट यू नो कि कौन से एरिया में क्या क्या है। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देती हूँ उसको। तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन है, ये तो आपको नहीं रटना, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा, ये इसमें भी कुछ नहीं रटना। महानदी भी यहीं पर है, स्वर्ण रेखा, ठीक है। थोड़ा जो हमें एक्स्ट्रा रटना पड़ेगा, चिल्का भी आपको ऑलरेडी याद है, ठीक है। थोड़ा जो आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा दैट इज देवी कड़ुआ एंड धम्र, ठीक है। एंड मैंग्रोव जेनेटिक रिसोर्स सेंटर भी यहीं पर है, ईजी। अब आते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णा हमें नहीं रटना, गोदावरी हमें नहीं रटना, ठीक है। क्या रटना है हमें, केवल कोरिंगा। एंड दिस इज द प्रीवियस क्वेश्चन ओनली। कोरिंगा मैंग्रोव कहाँ पे है, गोदावरी रिवर पे है, ठीक है। आगे चलें। देन अंडमान एंड निकोबार में, तो अंडमान एंड निकोबार आई है, इसमें तो कुछ रटना ही नहीं है आपको, ठीक है। ये आप देखो, इसमें थोड़ा सा नाम आपको लगेगा, बट धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएगा। क्या कर सकते हो, केरला का याद रख लो, कर्नाटका का, और कर्नाटका याद रख लो, बाय डिफॉल्ट जो बचा वो तमिलनाडु का हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हो, बट लेट मी रीड इट आउट फॉर यू। सो पिचावरम किसका है, तमिलनाडु का है। देन मुथुपेट, रामनट, पुलिकट लेक तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी, तमिलनाडु की है। देन काजूवेली, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम तमिलनाडु। केरला में दो ही हैं, बहुत ईजी याद रखना। देखो कन्नूर तो आपको याद होगा, कन्नूर तो पता ही केरला में है ना। वेम्बनन लेक भी बहुत बार सुनी है, हम इसको पढ़ते भी हैं इसके बारे में, राइट। कर्नाटका में और कौन कौन सा है, कुंदापुर, दक्षिण कन्नडा एंड करवार, ठीक है। देन मैंगलोर फॉरेस्ट डिवीजन भी यहीं पर है, मैंगलोर, ईजी, क्वाइट ईजी। गोवा का गोवा है, इसमें कुछ नहीं रटना। गुजरात इज वेरी इजी। अगेन देखो, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत आपको ऑलरेडी पता है ना। आपको बस एक्स्ट्रा क्या रखना है, दैट इज दमस उब्रत, राइट। बचा हुआ जो भी बचा दैट इज ऑल फ्रॉम महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में भी बहुत इतना डिफिकल्ट नहीं है, आधा तो ये मुंबई के आसपास वाले एरिया ही है, बट इट इज़ कंपैरेटिवली ईजी, ठीक है। जैसे रत्नागिरी आपको पता होगा, रत्नागिरी बहुत फेमस जगह है घूमने के लिए ना। देवगढ़, विजयदुर्ग, देन वेलदूर, उसके बाद मुंबई, विक्रोली भी मुंबई में ही आता है, ठीक है। मतलब थोड़ा आसपास में ही है, मुंबई में नहीं आता, थोड़ा पास में है, ठीक है। देन वैतरना, वसाई मानोरी एंड मलवन। तो ये थोड़े जो नाम बचे एक्स्ट्रा। अब देखो तमिलनाडु में आपको साउंड ही कर रहा है कि हाँ यार ये थोड़ा ना, ये तमिलनाडु वाला है, थोड़ा साउथ वाला इसमें एक्सेंट आ रहा है, तो आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे। बेसिकली एलिमिनेशन से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा,
ठीक है, आगे चलते हैं। गोवा हैज़ प्रोटेक्टेड मैंग्रोव रीजन। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द रीजन ऑफ इंडिया दैट हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडियस फॉरेस्ट। तो अगर यूपीएससी पूछता है ऐसा कौन सा एरिया है जिसमें आपको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी मिल रहा है, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिल रहा है, डेसिडियस फॉरेस्ट भी मिल रहा है, वो कौन सा है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। एंड ये भी बहुत ईजी है। देखो ये एक आइलैंड है, राइट। अब मैंग्रोव कहाँ होगा? ओशन के किनारे होगा, तो डेफिनेटली ओशन के किनारे है तो यहाँ पे क्या होगा? मैंग्रोव होगा, है ना। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे कैसा है? यहाँ खूब बारिश होती है ना। क्यों? इक्वेटर के पास वाला एरिया है ना, तो रोज ही बारिश हो जाती होगी, तो दैट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट। बट यहाँ पे कुछ ऐसा भी एरिया है जहाँ पे रेन नहीं हिट कर पाती, ठीक है, तो उसके लिए हमने डेसिडियस फॉरेस्ट मांग लिया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। जब हमारा इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन ऊपर या नीचे शिफ्ट होता है, तब डेफिनेटली डेसिडियस फॉरेस्ट भी किसी एरिया में अपीयर होता होगा। तो ये आपको अपना थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा कि यार देखो ये तीनों कंडीशन यहीं पे मैच हो रही हैं। और ये मैं क्यों इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ? मैं एक्सप्लेन करूँगी तो चीज़ें दिमाग में बैठेंगी। अगर चीज़ें दिमाग में बैठेंगी ना तो रटना नहीं पड़ेगा। मतलब मुझे नहीं लगता कि अब तक हमने बस ये वाला पोर्शन हटा दो, अभी तक हमने जो भी रीड किया उसमें कुछ रटना है, कुछ नहीं रटना, राइट। तो जब भी चीज़ें थोड़ी समझ के करेंगे ना तो आपको कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगा याद करने के लिए, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड देयर लोकेशन। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, साइलेंट वैली, ठीक है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में मिलते हैं, राइट। कॉनिफेरस मतलब जहाँ पे थोड़ा हमको पाइन ट्रीज टाइप देखने को मिलता है ना, थोड़ी ऐसी वेजिटेशन जो पहाड़ों पे ऊपर मिलती है। मैंग्रोव सुंदरबन में देखने को मिलता है, इजी। नाउ डेसिडियस फॉरेस्ट राजस्थान। अब बहुत सारे लोगों ने पूछा, क्वेश्चन मार्क किया कि यार ये गलत नहीं है कि डेसिडियस फॉरेस्ट मिलता है। अरे राजस्थान का मतलब केवल डेजर्ट नहीं होता, राजस्थान बहुत बड़ा है। किसी दिन मानसून में घूम के आना राजस्थान, ठीक है। सी यहाँ पे बहुत मेजर जो पोर्शन है वहाँ पे डेसिडियस फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बोले डेसिडियस फॉरेस्ट राजस्थान में नहीं मिलता, दैट इज रॉन्ग। हाँ, अब मैं राजस्थान के आगे अगर आगे मैंग्रोव लिख दूँ तो आपको पता है गलत होगा, है ना। एवरग्रीन फॉरेस्ट लिख दूँ, रेन फॉरेस्ट लिख दूँ तो गलत होगा, राइट। आगे चलते हैं। देन कम मिष्टी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज मिष्टी? मिष्टी स्टैंड्स फॉर मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोल एंड हैबिटाट एंड टेंजिबल इनकम। इसका एम क्या है? इसका एम सिंपल सा है, मैंग्रोव्स को बचाना। मिष्टी मतलब मैंग्रोव्स को बचाना, मतलब मिष्टी वर्ड का मतलब नहीं, मिष्टी जो स्कीम है इसका मतलब है हमें मैंग्रोव्स को बचाना है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ व्हाट इज द बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट? फॉरेस्ट के कुछ बेनिफिट्स होते हैं, इनको समझना। कुछ कल्चरल बेनिफिट होते हैं, कुछ रेगुलेटरी बेनिफिट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव बेनिफिट होते हैं, कुछ प्रोटेक्टिव बेनिफिट होते हैं। दिस इज प्रोटेक्टिव, दिस इज प्रोडक्टिव। इसका मतलब क्या है? फायदे क्या है फॉरेस्ट के, है ना। पहले हम आते हैं प्रोडक्टिव पे। प्रोडक्टिव मतलब कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, राइट। प्रोडक्टिव मतलब कोई चीज़ बना रहा है। तो क्या बना रहा है फॉरेस्ट? फॉरेस्ट हमें क्या प्रोड्यूस करके दे रहा है? हमें फ्रूट्स दे रहा है ना। कभी बहुत सारे मेडिसिनल हर्ब्स देते हैं हमको, रेजिन्स, है ना। हमें ये एल्कालॉइड्स, रबर, ड्रग, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, है ना। ये सब चीज़ें कहाँ से मिल रही है? हमें फॉरेस्ट से मिल रही है, वुड मिल रही है हमको, ठीक है। नाउ प्रोटेक्टिव बेनिफिट क्या? प्रोटेक्टिव मतलब किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। कैसे? फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट क्या करता है? इरोजन से बचाता है हमको, है ना। वाटर टेबल हाई करके रखता है, बायोडाइवर्सिटी को बचा करके रखता है। हमें मैंग्रोव फॉरेस्ट किससे बचाते हैं? हमें फ्लड से बचाते हैं, है ना। हमें ये साइक्लोन से बचाते हैं। तो ये सब ये क्या कर रहे हैं? हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। कैसे? लैंड कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम ड्रॉट, विंड, कोल्ड, सनलाइट एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉइज पोल्यूशन ऑल्सो, ठीक है। तो जितने भी टाइप के पोल्यूशन हैं उनसे हमें बचा रहे हैं, लैंड को कंजर्व करके रख रहे हैं। ये सब चीज़ें क्या है? प्रोटेक्टिव बेनिफिट हो गए। देन आता है हमारा कल्चरल बेनिफिट। अब देखो फॉरेस्ट है, ट्राइब्स को देखो, हमारे कल्चर को देखो, इंडिया के कल्चर को, हम फॉरेस्ट की पूजा करते हैं। आई विल गिव यू वन वेरी इजी एग्जांपल। सो आई ग्रू अप समवेयर इन उत्तराखंड एंड हम कभी भी गंगा नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, हम बोलते गंगा जी, ठीक है। हम कभी भी पेड़ नहीं काटते, हम पेड़ों की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि हम जिस एरिया में ग्रो अप हुए हैं वहाँ पे पेड़ और रिवर की वजह से ही हम हैं सब, हमको सारे रिसोर्सेज वहीं से मिले हैं, राइट। तो हमारा एक कल्चर डेवलप हुआ है जहाँ पे दे प्रोटेक्ट अस। तो एक कल्चरल चीज़ें जो हमारा कल्चर बना, जो हमारा रिलीजन बना, है ना, ये सब चीज़ें कहाँ से आ रही है? फॉरेस्ट से आ रही है। तो स्पिरिचुअल, एजुकेशनल, कल्चरल, ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिली? फॉरेस्ट से मिली, ठीक है। रेगुलेटरी एक्शन मतलब किसी चीज़ को रेगुलेट करना, है ना। जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करके रखते हैं। अगर आप फॉरेस्ट को काट दो, केवल वहाँ पे कॉन्क्रीट जंगल्स बना दो, कॉन्क्रीट जंगल मतलब बिल्डिंग्स बना दो, टेम्परेचर सडन राइज हो जाएगा, है ना। आप पेड़ों को काट दो, वाटर लेवल आपका गिर जाएगा, है ना। आपका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, आपका ऑक्सीजन का लेवल गिर जाएगा। तो ये रेगुलेट करके रख रहे हैं इन सब चीज़ों को, राइट। जितनी भी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हमने पढ़ी हैं उन सबको रेगुलेट करके रख रहे हैं। तो दीज आर दी बेनिफिट्स ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ देयर इज समथिंग नोन एज लिविंग रूट ब्रिज। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिला है मेघालय में। तो मेघालय में क्या करते हैं, जो ट्रीज़ है ना, उनकी जो रूट्स होती हैं, जो पेड़ के ऊपर से रूट्स निकलती हैं, उन लंबे लंबे रूट्स को ना ये लोग गुथ देते हैं। जैसे चोटी को गुथते हैं ना, हेयर को ब्रेड करते हैं ना, उसी तरह से रूट्स को गुथ के ब्रिजेस बनाए जाते हैं। तो लेट्स इमेजिन दीज आर द ट्रीज, ठीक है।
मान लो ये रिवर है बीच में, ठीक है, यहाँ ट्री है, यहाँ ट्री है, ये ट्री है, ये ट्री है, इनकी रूट्स आ रही हैं, इन रूट्स को ऐसे ऐसे ज्वाइन करके इस तरह से हमारा ब्रिज बना देता है, ठीक है। तो समथिंग लाइक दैट। ये कहाँ का फीचर हमको देखने को मिला है? मेघालय में। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब एक सेंटेंस है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल लगेगा आपको, दिल पे नहीं लेना। दैट इज अर्बनाइजेशन इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। इस सेंटेंस से कहने का क्या मतलब था? ऑब्वियसली देयर वर सम सेंटेंसेस, बताना था इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो अर्बनाइजेशन क्या है? बोल रहा है कि अर्बनाइजेशन इज नॉट एन इम्पैक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये नहीं कि पेड़ काट रहे हो उसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। बेसिकली अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है इसलिए आप पेड़ काटते हो, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है डिफॉरेस्टेशन का? डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है? लेस रेन होती है, क्योंकि वाटर साइकिल आपने पूरी हैम्पर कर दी, स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है ना। ड्राइंग अप ऑफ हिमालयन सोर्सेज इन हिमालयाज, वाटर सोर्सेज इन हिमालयाज। इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा है क्यों? कार्बन आपने जो पेड़ थे वो कार्बन सीक्वेंस्ट्रेशन कर रहे थे, है ना, टेम्परेचर को कम करके रखे हुए थे, वो सब आपने हटा दिया। सॉइल इरोजन होता है, रूट्स जो सॉइल है उसको पकड़ के नहीं बैठी। डिक्रीज इन सॉइल फर्टिलिटी, है ना, इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन। फॉर्मेशन ऑफ डेजर्ट, डिजर्टिफिकेशन होता है, हमने पढ़ा था ना डेजर्टिफिकेशन का सबसे बड़ा इशू क्या है? डिफॉरेस्टेशन। फ्लड्स एंड ड्रॉट आने लग जाते हैं, या तो बहुत सूखा पड़ जाएगा या फ्लड आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो ट्री होते हैं ना वो हमको इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बचाते हैं। जो मैंग्रोव्स है हमें इन सब चीज़ों के अगेंस्ट बचाता है। अगर मैंग्रोव्स नहीं होंगे तो डेफिनेटली जो फ्लड्स आते हैं, सुनामी आती है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, राइट। ड्रॉट, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर ही सारा चला गया। देन हार्म टू बायोडाइवर्सिटी, जितने प्लांट्स एंड एनिमल्स उनको हार्म हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन रीजनल एंड ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है। Then the mountains of Nagaland are becoming increasingly barren due to shifting cultivation. Shifting cultivation क्या होता है? इसको हम झूम कल्टिवेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो ट्राइब्स होती है ना, वो मान लो ये एक पीस ऑफ लैंड है, यहाँ पे जाएंगे, जंगल काटेंगे और इस लैंड पे कल्टिवेशन करेंगे। 2-3 साल बाद क्या होगा? ये जो लैंड है ये पूरा का पूरा मतलब फर्टाइल नहीं रहेगा, फर्टाइल नहीं बचेगा, लैंड बैरन हो जाएगा। तो ये लोग क्या करेंगे? कहीं और जाकर किसी और जंगल को काट लेंगे और वहाँ को काट करके उसको वहाँ पे वो कुछ भी ग्रो करने लग जाएंगे। अब यार सोचो ना, ये जंगल को ग्रो करने में कितने हज़ारों साल लगे होंगे, राइट। आपने उसको ऐसे काट दिया। अब ये ट्राइब्स ऐसा करती थी क्योंकि इनकी पॉपुलेशन पहले बहुत कम थी, इनकी नीड्स भी पहले बहुत कम थी, और जंगल पहले बहुत ज़्यादा थे। तब तो चलता था, बिफोर इंडिपेंडेंस के बाद अगर हम करें तो। बट आज के टाइम पर ये चीज़ नहीं चल सकती, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ फॉरेस्ट लॉस इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उतना हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, रिसोर्सेज को हमने लिया, हमने फैक्ट्री सेटअप करनी शुरू कर दी, हमें ज़्यादा अर्बनाइजेशन होने लग गया उसकी वजह से, ठीक है। देन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया हैज़ बिन डायरेक्टली एसोसिएटेड विद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इन इंडिया। द फॉरेस्ट कवर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी बात करें, देखो इन चीज़ों को ना बहुत एक्सट्रीम सेंटेंसेस में नहीं लेना है, इसका बस कंसेप्ट समझो। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना हमें रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, हमें लैंड ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, हमें खाना पीना ज़्यादा चाहिए। तो हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट को काट करके एग्रीकल्चर करेंगे, या तो या वहाँ पे अपना घर बनाएंगे, ठीक है ना। IUCN ये मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ। IUCN 1948 में बना था। ग्लैंड स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। लास्ट वीडियो में जिनीवा था। बेसिकली ग्लैंड, जो आप वेबसाइट खोलोगे ना IUCN की, तो इट इज़ रिटन ग्लैंड नियर जिनीवा, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अपने आप ही जो भी ऑप्शन है तो आप सही मार्क कर देना। मान लो ग्लैन नहीं है, स्विट्जरलैंड दिया हुआ है 4 ऑप्शंस में से, तो स्विट्जरलैंड भी कर सकते हो, बट ग्लैन इज़ दी हेडक्वार्टर, ठीक है। नाउ जो वेल शार्क है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट फिश है, और ये जो लार्जेस्ट फिश है ये बेसिकली और एरियाज में भी, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट फिश है धरती पे, बट इंडिया में हम देखा जाए तो हमें वेल शार्क मिलती है, ठीक है। ये बहुत सारी जगहों पे भी देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका मतलब बेसिकली हमें इक्वेटोरियल एरिया पे देखने को मिल रही है। ज़रूरी नहीं है यही स्टेट्स, यही कंट्रीज़ में, ये हमें इक्वेटोरियल एरिया में देखने को मिलती है। और ये मार्च से लेकर के मई वाला जो टाइम होता है वहाँ पे हमें शोर ऑफ गुजरात में देखने को मिलती है, ठीक है। पग मार्क टेक्नोलॉजी, अभी टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो चुकी है, बट पग मार्क टेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं? जो पग मार्क्स होते हैं, मतलब सेवर जो टाइगर्स होते हैं, उनके जो फुटप्रिंट होता है ना, उसके बेसिस पे हम बताते हैं कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है, या वो उनका क्या ट्रेंड है उनके माइग्रेशन का, एंड सो ऑन, ठीक है। देन घड़ियाल, योर होमवर्क इज घड़ियाल का IUCN स्टेटस क्या है ये मुझे बताओ, ठीक है। देर फाउंड प्लेंटी इन गंगा। देखो एक तो पहली बार इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। क्यों? जो IUCN स्टेटस देखोगे तो ही पता चल जाएगा, बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलेशन नहीं है। और ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज में मिलती है। चंबल सुना है आपने? चंबल रिवर, वहाँ आपको देखने को मिलेगा, इंडिया नेपाल में देखने को मिलता है, ठीक है। देन एक क्रोकोडाइल की स्पीशीज है मगर, इसका क्या है? इट इज़ बेसिकली वनरेबल, ठीक है, वनरेबल है। एशियन एलिफेंट्स क्या है? इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नाउ इंडिया में कितना फॉरेस्ट है? इंडिया में केवल 2.4% लैंड पे ही फॉरेस्ट है ना। बट स्टिल ये ऑलमोस्ट 8% ऑफ वर्ल्ड की बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। मतलब इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच
मतलब सॉरी, नॉट इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का केवल 2.4% लैंड होने के बावजूद पूरे वर्ल्ड की 8% बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट कर रहा है. दैट मीन्स इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच स्मॉल एरिया हमारे पास बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है. ठीक है. नाउ देर इज दिस बुक, ये फॉनल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. ये किसने लिखी थी? इट वॉज बेसिकली एडिटेड बाय JRB एल्फ्रेड. इन्होंने बताया था कि इंडिया में ऑलमोस्ट 7.28% ऑफ वर्ल्ड्स एनिमल स्पीशीज़ मिलती हैं. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था. ठीक है. ये क्या करता है? बेसिकली एनिमल्स का जो इलीगल हंटिंग होती है ना, उससे बचाता है, या ट्रैफिकिंग होती है ना, इलीगल ट्रैफिकिंग, उससे बचाता है. ठीक है. अब इसमें हमने टाइगर को शेड्यूल 1 में रख रखा है, मतलब हमने उसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दे रखी है. और किस किस को दे रखी है? घड़ियाल, इंडियन वाइल्ड लाइफ एंड वाइल्ड बफलो. ठीक है. दे कैन नॉट बी हंटेड बाय एनी पर्सन एक्सेप्ट अंडर द सम प्रोविजन प्रोवाइडेड बाय द लॉ. मतलब कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में, जैसे से फॉर एग्जांपल कोई टाइगर भी है ना, तो आप उसको नहीं मार सकते यार, आप यू कांट किल दैट अनटिल एंड अनलेस गवर्नमेंट बोलती है कि हाँ अब ये टाइगर ह्यूमैनिटी के लिए खतरनाक है, ये इंसानों को मार रहा है, तो भी उसको मारते नहीं है, उसको बेसिकली शिफ्ट कर देते हैं, उसको एक बेहोशी का इंजेक्शन डाल करके उसको शिफ्ट कर देते हैं. तो ये लॉ डिसाइड करेगा, है ना. नाउ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ये कहाँ कब स्टैब्लिश होता है? 1977 में. इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में. ठीक है. इनके 10 रीजनल ऑफिसेज हैं. कहाँ कहाँ पे? शिमला, जोधपुर, त्रिसुर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची एंड श्रीनगर. ठीक है. ये करते क्या है? बेसिकली it works as a nodal agency for activities of plant introduction and germplasm augmentation used in crop improvement. ठीक है. नाउ एनिमल वेलफेयर बोर्ड, ये कौन से एक्ट के तहत बना था? अब आपको लगेगा ये तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बना हुआ. नहीं, इट इज़ अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट. याद रखोगे किसके अंदर है? प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टू एनिमल्स एक्ट. ठीक है. देन इट्स वेरी इजी. नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी किसके अंदर में? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. इजी, इसमें भी कुछ नहीं करना. ठीक है. नाउ नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, ये किस में चेंज हुई है? ये दिस इज योर होमवर्क. अभी ये 2016 में इसका नाम चेंज हो चुका है. क्या नाम हुआ है इसका? दिस इज योर होमवर्क, ये मुझे बताना. ठीक है. आगे चलते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत बार, तो ये आपको आना चाहिए. फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? देहरादून में है, उत्तराखंड. यहाँ पे कुछ मूवीज़ का शूटिंग वगैरह भी हुई है. ठीक है. देन राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, नाम से पता चल रहा है वाइल्ड लाइफ में कुछ, इसमें कुछ रटना है क्या? नहीं रटना. ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे. ठीक है. जो चिपको मूवमेंट है उससे रिलेटेड कौन है? एक तो है हमारे चंदी प्रसाद भट्ट, दूसरा सुंदरलाल बहुगुणा. जो चंदीलाल प्रसाद भट्ट हैं उनको ये मकसद से अवार्ड मिला हुआ था, ये अब बस आपको याद रखना है. ठीक है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्या करता है? लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है सो दैट हम वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें, है ना. नाउ इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन, केवल वाइल्ड एनिमल को नहीं, कुछ एनिमल्स अगर हमारे डोमेस्टिकेटेड भी हैं या हमारे रेजिडेंशियल एरिया के आसपास भी पाए जाते हैं, उनको भी ये प्रोटेक्ट करता है. प्रोजेक्ट एलिफेंट वॉज लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड एलिफेंट, राइट. एंड कैप्टिव एलिफेंट मतलब जो जैसे काफ़ी सारे एलिफेंट्स हैं जो कैप्टिव हैं, मतलब उनको से फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट जगह पर हैं या फिर किसी टेम्पल के पास है, या पे अब तो वैसे सर्कस में नहीं होते एलिफेंट, या आपने देखा होगा ना शादी वालों के पास भी कुछ कुछ बच्चे हैं. ठीक है. तो ये उन लोगों को भी, उन एलिफेंट्स को भी प्रोटेक्ट करके रखते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर दी एक्ट्स एंड ईयर्स, ये मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम टू कवर दिस. ये आपको अच्छे से समझना है. ठीक है. नाउ एज पार्ट ऑफ न्यू फॉरेस्ट इन्वेंटरी डिजाइन implemented 2016, the revisit time has been rescheduled to 5 years. In particular, plant species is placed under the Schedule 6 of Wildlife Protection Act. The implementation is that of licenses required to cultivation of that plant. अब ये हमारा पुराना हो चुका है एक्ट, तो इट इज़ नॉट दैट ऑफ आर यूज़. आगे चलते हैं. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इन 1980. ठीक है, याद रखना है. इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब हम कवर कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे हमें ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करना है. नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इज इन शिमला, बट अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब हम इसको बुलाते हैं हिमालयन फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट. ठीक है. तो ये शिमला में इसका हेडक्वार्टर है. ठीक है, सेंटर है, ये हमको याद रखना है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? ये भोपाल में है, याद रखोगे. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल, ये इंपॉर्टेंट है. यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, 3 ऑप्शन दे देगा, जैसे टेम्परेट जो हिमालयन फॉरेस्ट वाला हो गया. ठीक है. देन हमारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और उनके सामने ऑप्शन दे देगा 3 सिटीज़ के. आप कंफ्यूज जाओगे, तो उसको हमें अच्छे से पढ़ना है. ठीक है. एज पर द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट, बैम्बू इज अ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. द एक्ट अलाउज ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू फॉरेस्ट ड्वेलर्स.
तो पहले क्या था ना, पहले जो हमारा बैम्बू था उसको हम ट्रीज़ के डेफिनेशन में डालते थे पहले, ठीक है। तो आप ट्रीज़ को तो नहीं काट सकते, तो जो फॉरेस्ट के लोग थे, जो ट्राइब्स थे, वो बैम्बू को भी यूज़ नहीं कर सकते थे। अब यार आप एक चीज़ मान के चलो, हज़ारों सालों से जो ये ट्राइब्स हैं वो उस फॉरेस्ट के चीज़ों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। उनके लिए ये बहुत मेन चीज़ है, उनके रिसोर्स है, राइट। अब आपने उनको बोला कि अब आप बैम्बू यूज़ नहीं कर सकते, तो वो क्या करेंगे यार, वो थोड़ी ना जाके डॉक्टर इंजीनियर बनना, उनके पास एजुकेशन भी नहीं है, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि किसी के भी पास नहीं है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे हैव देयर डिफरेंट कल्चर, दे हैव देयर डिफरेंट लिविंग। तो अब क्या किया गया बेसिकली कि बैम्बू को ना हमने ट्री की डेफिनेशन से हटा करके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में रखा, सो दैट ये लोग अब बैम्बूज को यूटिलाइज कर सकें, ठीक है। इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एजुकेशन हैज साइन एन MOU विद टाइफेक्ट, बट इट इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, अब हमारे काम का नहीं है, इसका हेडक्वार्टर इज इन देहरादून। अब मतलब पुरानी न्यूज़ थी, अभी न्यूज़ में नहीं है, ठीक है। बैम्बू इज ग्रोन इन नॉन फॉरेस्ट एरिया हैज बीन ऑप्टेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ट्रीज, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ट्रीज के डेफिनेशन से हट चुका है, ठीक है। मेती मूवमेंट उत्तराखंड के लिए इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड PCS में आ सकता है, वैसे आपसे नहीं पूछेंगे इतना। तो मेती मूवमेंट कल्याण सिंह रावत ने स्टार्ट किया था, कल्याण सिंह रावत जी ने स्टार्ट किया था, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। नाउ इसमें मेती का मतलब होता है मैथ, मतलब कि एक मैरिड वुमन का जो घर होता है ना, नने जो हम बोलते हैं ना, पीहर वो चीज़, ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो जब वो लड़की चली जाती है तो वो एक नया प्लांट ग्रो करते हैं। तो ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था सो दैट हम प्लांट्स को ग्रो कर सकें, बस इतना पता होना चाहिए, बाकी ज़्यादा डेप्थ में हमें नहीं जाना। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर। ये आएंगे क्वेश्चंस, अगर ये क्वेश्चन गलत कर दे फिर कोई मतलब नहीं बनता। एक काम करते हैं, इन द एंड ऑफ दिस वीडियो वंस यू डन, जितने भी मैंने आपको सेंटर्स बताया ना, इन सबको आपको लिखना है। कमेंट में नहीं लिखना तो अपने एक पीस ऑफ पेपर में लिखो, क्योंकि देखो आप नहीं लिखोगे आपकी जगह कोई और लिखेगा, और वो बंदा या बंदी जो भी इंसान है वो आपकी जगह आपकी सीट ले जाएगा। एक एक नंबर की लड़ाई होती है ना, तो ये नंबर हमें नहीं जाने देना है। तो मेक श्योर दैट यू राइटिंग दिस ईदर ऑन अ पीस ऑफ पेपर और यू रिमेंबर दिस बाय हार्ट, ठीक है। नाउ every year a month-long ecological important campaign festival is held during which certain communities tribes plant saplings of few fruit-bearing trees. Such communities and tribes are गोंद एंड कोरकू। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो गोंद एंड कोरकू ट्राइब क्या करते हैं, इनका एक फेस्टिवल होता है, कल्चरल फेस्टिवल होता है, जिसमें ये प्लांट्स फ्रूट बेयरिंग ट्रीज को ग्रो करते हैं, तो उनके प्लांट की सैपलिंग्स को ग्रो करते हैं, ठीक है। नाउ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट UPSC ने क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा सा नहीं, सेंटेंस थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, दैट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स आर सोल प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। इसमें इतना डेप्थ में मत जाओ, UPPCS इसको नहीं पूछने वाला आपसे, ठीक है। वैसे दैट इज़ ट्रू कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती है, बट ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, तो काफ़ी जगहों पे इसको गलत भी कंसिडर किया जाता है। आपको उतना डेप्थ में नहीं जाना, हमें क्या समझना है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, 1972 में आया था, ठीक है। नाउ इसमें चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ स्टेट जो है, इनको अथॉरिटी दी गई है कि किसी भी एनिमल को, है ना, ओनली इफ द वाइल्ड एनिमल बिकम डेंजर टू ह्यूमन लाइफ और इट इज डिजीज और डिसेबल बियॉन्ड रिकवरी कैन अलाउ टू बी कैप्चर्ड और किल्ड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो कौन डिसाइड करेगा कि हमें इसको रिलोकेट करना है या हमें इसको मारना है या हमें इसको पकड़ लेना है, इस एनिमल को? चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट, ठीक है। नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, है ना, ये किस में डेफिनेशन किस में ऐड करी गई है, दैट इज इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ठीक है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया बेगास हैव बीन गिवन हैबिटेट राइट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ऑफिशियली डिसाइड्स हैबिटेट राइट्स ऑफ प्रिमिटिव एंड वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है, जो भी ट्राइब्स हैं उनके क्या हैबिटेट राइट्स हैं, मतलब आप एक इकोसिस्टम में रह रहे हो, आप कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हो, कौन से को नहीं कर सकते हो, आपके क्या क्या राइट्स हैं, ये सब कौन डिसाइड करेगा? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो इसमें क्या होता है, लोग कन्फ्यूज़ करते हैं, लोगों को लगता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज विल बी द पार्ट, बट जबकि ऐसा नहीं होता, इट इज़ यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। फास्ट पेस ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट अ मेजर कॉज ऑफ वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन। ये अगेन थोड़ा स्टेटमेंट आपको लग सकता है, बट दिस इज ट्रू कि जो वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन है वो किसी एक पॉपुलेशन की ओवर ग्रोथ की वजह से ऐसा नहीं है कि वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन हो रहा है, ठीक है। जबकि वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो रहा है, कि वो या तो उस एरिया में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, या उनकी पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या उनको जो उनका नीश है वो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। नाउ नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, अब इसको किस नाम से जानते हैं हम? सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? ये कहाँ पे लोकेटेड है? दैट इज इट इज़ लोकेटेड इन झांसी, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? झांसी। ये भी आपको उसमें ऐड करना है। जितने भी हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे
वो कौन सी सिटी में है, ये सब आपको रटना है, ठीक है। नाउ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट में मेजर चीज़ें मैं आपको सब कवर करवा चुकी हूँ, ये सब क्लाइमेट एक्शन प्लान ये सब मैंने कवर करवा दिया है। कुछ एक दो चीज़ें थी जो लेटर ऑन ऐड हुई थी या थोड़े बाद के प्रीवियस क्वेश्चन थे, उनको हम अभी। नाउ ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट क्या होता है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब मैं आपको बहुत डेप्थ में बता चुकी हूँ। जिसको नहीं आता दैट मीन्स आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है। आज संडे है, लास्ट 3 संडे की इन्वायरमेंट की जो भी वीडियोज़ आपको ख़त्म करके ही उठना है। अगले संडे को आपका कोई भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए, समझ गए। तो गिव मी दिस प्रॉमिस कि अगले संडे को आपको कोई भी बैकलॉग नहीं होगा, उससे पहले आप सारा बैकलॉग कवर कर लोगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर बताना इसको सर्च करके, ठीक है। बाय द वे मैं ही बता देता हूँ, चलो, जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। याद करना है इसको अच्छे से, भूलना नहीं है। ये क्या बोलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन है ना, इट वाज अब अराउंड 278 ppm बिफोर द प्री इंडस्ट्रियल एरा, ठीक है। नाउ मीथेन अगर हम देते हैं, मीथेन गैस, मीथेन के बारे में हम थोड़ा आगे और पढ़ेंगे, हमें हाइड्रेट्स में मिला था, विच वॉज अनदर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो मीथेन है इसको मार्श गैस भी बोलते हैं, ठीक है। इसका बिगेस्ट सोर्स क्या है, देखो जब भी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा तो मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो कोई भी प्लांट एंड एनिमल अगर उसका डिकम्पोजिशन होता है तो जो गैस प्रोड्यूस होती है उसमें मीथेन इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है। ये एक ग्रीन हाउस गैस है, ये टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। तो कहाँ कहाँ से हमको देखने को मिलेगी, पैडी फील्ड्स जब चावल उगते हैं, कोल माइंस, रियर्ड कैटल, इन सब की वजह से क्या होता है, मीथेन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। नेचुरल सोर्स क्या है इसका, वेटलैंड्स, ओशंस, हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स में भी बताऊंगी थोड़ी देर में। वेटलैंड एमिट द हाईएस्ट पोर्शन ऑफ मीथेन गैस, ठीक है। व्हाट आर वेटलैंड्स आपको ऑलरेडी पता है, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, तो अगर नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये और एक चीज़ और बताओ, चलो, वर्ल्ड वेटलैंड डे कब बनता है, ये और आपको बताना है, ठीक है। एनारोबिक कंडीशन रिलेटेड टू पैडी फील्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मीथेन गैस एमिशन। मतलब एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो बेसिकली डिकम्पोजिशन हो रहा है उसकी वजह से मीथेन जनरेट होती है, ठीक है। अब नासा ने कुछ रिसर्च करी थी और उसने कुछ फैक्टर्स बताए जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। उसमें पता चला कि जो सोलर फ्लेयर है इट इज़ नॉट अ फैक्टर। सोलर फ्लेयर क्या होता है, बेसिकली एक एनर्जी की वेव्स होती हैं जो निकलती हैं सन से, ठीक है। उसकी वजह से क्या क्लाइमेट चेंज हो रहा है, नहीं, क्लाइमेट चेंज तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, राइट। नाउ देयर आर फ्यू एलिमेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन। कौन कौन से, याद रखना बहुत ध्यान से, हेलोकार्बन्स, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स विद दीज गैसेस, ठीक है। रेफ्रिजरेंट्स, रेफ्रिजरेटर में यूज होते हैं, फोम ब्लोइंग एजेंट्स, इन सब की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज कॉज बाय ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन लेयर एंड पोल्यूशन। सीधी सी बात है, देखो पोल्यूशन से भी ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही है ना। ग्रीन हाउस गैसेस क्या करती हैं, हीट को और कैप्चर करके रखती हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, इसलिए क्लाइमेट चेंज आता है। ओजोन लेयर क्या करती है, ओजोन लेयर यूवी हार्मफुल यूवी रेडिएशंस को आने देती है। ओजोन अपने आप में भी एक ऐसा कंपोनेंट है जो पोल्यूशन क्रिएट करता है, जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट, बट वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग इज कि बहुत ज़्यादा यूवी रेज अब अर्थ पर आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेडिएशंस को भी लेकर के आ रही हैं, तो भी क्लाइमेट चेंज हमारा ट्रिगर हो रहा है, ठीक है। प्राइमरी कॉज क्या है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, हम फॉसिल फ्यूल्स बर्न करते हैं, उसकी वजह से हमारा कार्बन एमिशन बढ़ रहा है ना। हार्मफुल गैसेस इंक्रीज हो रही हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर ऑक्साइड्स इंक्रीज हो रहे हैं, एक्सप्लोडिंग नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स ड्रिवन बाय ऑयल एंड हैवी डिफॉरेस्टेशन। आप पेड़ों को काट रहे हो, आप बहुत ज़्यादा, अब देखो ना, हर इंसान का सपना है ना, फॉर्चूनर लेंगे, थार लेंगे, अरे बिल्कुल लो यार, बट एक लो ना। 4 गाड़ियाँ लेकर के आप किसको इंप्रेस कर रहे हो, उन लोगों को इंप्रेस करो जो आपकी बैक बिचिंग कर रहे हैं, राइट। मतलब सॉरी फॉर द वर्ड, बट इट मीन्स कि आपकी बुराई कर रहे हैं। सो सोसाइटी हैज़ बीन लाइक, हर इंसान को एक गाड़ी चाहिए। आपके घर में 4 लोग हैं तो 4 गाड़ी होगी। जो सबसे पढ़े लिखे लोग होते हैं, सबसे ज़्यादा आप बोल सकते हो सोसाइटी, हाई क्लास सोसाइटी होती है ना, जिनको हु आर वेल एजुकेटेड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मटीरियलिस्टिक पीपल, दे यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं। हैवी डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऑक्सीजन इज द गैस दैट बोथ इज बोथ हार्मफुल एंड बेनिफिशियल टू लाइफ ऑन अर्थ। कार्बन फर्टिलाइजेशन क्या होता है, कार्बन फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखो ये एक बहुत अलग सा फिनोमेना है। सो हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एनवायरनमेंट में बिकॉज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, कि हमने पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, हमने फॉसिल फ्यूल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब क्या हुआ, मान के चलो, पहले हाइपोथेटिकली इमेजिन, मैं इसको लिख रही हूँ सो दैट जस्ट सो दैट यू कैन इमेजिन दैट, ठीक है। पहले मान के चलो 1000 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही थी, जिसकी वजह से पेड़ कुछ ऐसे दिखते थे, ठीक है, ऐसे ऐसे पेड़ थे, ठीक है। अब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसका यूनिट बहुत बढ़ गया,
अब ये 1000 से 10,000 बन गई, ठीक है। तो क्या हुआ, जो पेड़ है ना, पेड़ का फॉइलेज बढ़ गया, और पेड़ का फॉइलेज बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगा है। दिस फीचर इज नोन एज कार्बन फर्टिलाइजेशन। तो ये क्या है, ये एक हमें चेंज देखने को मिला प्लांट्स के अंदर कि जस्ट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो जो प्लांट है ना, उनकी ग्रोथ बढ़ गई, उनका जो वो ज़्यादा घने हो गए और वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने लगे। इट्स मोर ऑफ लाइक, दिवाली पे वेट क्यों बढ़ता है हमारा, खाना ज़्यादा मिल गया ना तो हम लोग ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ आ गई तो हम थोड़े ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, राइट। अब वही प्लांट्स का हुआ, ज़्यादा खाना मिला, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली, तो उनका फोलिएज बढ़ गया, जो उनकी प्लांट ग्रोथ थी वो इंक्रीज हो गई, ठीक है। नाउ मीथेन हाइड्रेट्स, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है। तो देखो मीथेन हाइड्रेट, जो मीथेन है ना, मिलती है हमें आइस के अंदर हाइड्रेट्स फॉर्म में मिलती है। मतलब इसको ऐसे मान के चलो, जो आइस है ना, परमाफ्रॉस्ट मतलब वो बर्फ जो हज़ारों लाखों साल से फ्रोजन भी पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें ना मीथेन कैप्चर्ड है उसके नीचे, ठीक है। नाउ जब भी ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर होगी तो ये बड़ी बड़ी जो आइस है, ग्लेशियर है, ये पिघलने लग जाएगा और जो मीथेन है वो बाहर निकल जाएगी। तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, ये वन ऑफ द रीज़न है कि मीथेन हाइड्रेट्स के रिलीज होने की वजह से, पिघलने की वजह से मीथेन का एमिशन बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन फ्रॉम दीज डिपॉजिट। लार्ज डिपॉजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट्स आर फाउंड इन द आर्कटिक टूंड्रा अंडर द सी फ्लोर। मतलब टूंड्रा एरिया में जो बहुत फ्रोजन एरिया है वहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मीथेन इन द एटमॉस्फेयर ऑक्साइड्स टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर अ डिकेड और टू। मीथेन हाइड्रेट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड विच कंटेन्स अ मीथेन मॉलिक्यूल सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल। मतलब एक फ्रोजन आइस है और उस आइस के अंदर मीथेन भी है, ऐसा मान कर चलो, ठीक है। मीथेन हाइड्रेट यूजुअली एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ आइस, ठीक है। नाउ क्लाइमेट एक्शन प्लान ऑफ इंडिया, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इसमें 8 नेशनल मिशन हैं। कौन कौन से? नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर एनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम। ये सब पता है आपको, GS3 में बहुत काम आएंगे लिखने के लिए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। अब आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन। तो हमने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या होता है, देखो हर जो कंट्री है ना उसकी अलग अलग हालत है। आज हमको यूरोप आके बोलता है कि यार तुम तो बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हो, तुमको सुधर जाना चाहिए, तुम ग्रीन एनर्जी यूज़ करो। एंड वी आर लाइक, भाई हम ग्रीन एनर्जी नहीं अफोर्ड कर सकते, हम कोल पे डिपेंडेंट है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तुमने ही तो हमको लूटा ना, तुमको हम पे इतना प्यार आ रहा है तो आप हमको दो ना टेक्नोलॉजी, राइट। तो क्या हम और यूरोपियन यूनियन, क्या हम लोग सेम तरह से रिस्पॉन्सिबल है फॉर ग्लोबल वार्मिंग? नहीं। क्या हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ पैसा है फॉर अचीविंग द टारगेट्स? नहीं। तो जब हम लोग जब अलग अलग हैं तो हमारे टारगेट्स भी अलग होंगे, राइट। इमेजिन आप 4 साल से UPSC तैयारी कर रहे हो और एक बच्चा जिसने आज तैयारी शुरू करी, क्या उन दोनों के टारगेट्स डिफरेंट नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जो हमारे नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, दैट मीन्स कि हमने क्या डिटरमाइन किया है, हम कौन से गोल्स को अचीव करेंगे सो दैट जो क्लाइमेट चेंज है वो ट्रिगर ना हो, वो कम हो जाए, ठीक है। तो हमने जो टारगेट्स करे थे दैट इज़ पंचामृत टारगेट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लासगो में हमने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो कौन कौन सा मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली जो COP होती है ना UNFCCC की, उसमें हमने इसको एक्सेप्ट किया था, ठीक है। तो इसमें पंचामृत टारगेट्स हैं। अब मेरा मन तो कर रहा है आपको होमवर्क दे दूं, चलो 5 में से मैं आपको 3 बता देती हूँ, 2 आपके होमवर्क रहेंगे, ठीक है। तो 5 इसमें क्या है, हमारे कुछ टारगेट्स हैं, ज़्यादा टारगेट 2030 तक हमको करना है पूरे, ठीक है। एक टारगेट है जो हमें 2070 तक करना है, दैट इज़ नेट जीरो एमिशन बाय 2070, ठीक है। एक और एमिशन बता देती हूँ, दैट इज़ लो कार्बन इंटेंसिटी में हमको 45% जो है हमें अपना कार्बन इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है बाय 2030, ठीक है। ऑल्सो हमें 1 बिलियन टन रिड्यूस करना है हमारा कार्बन एमिशन, कितना? 1 बिलियन टन बाय 2030। बचे हुए जो 2 हैं वो आप मुझे बताओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वेश्चंस में भी पूछेंगे डायरेक्ट, और ये आपको आपके मेंस में भी लिख करके आना है, ठीक है। एटॉमिक एनर्जी इज नॉट लिस्टेड अंडर द 8 एक्शंस ऑफ क्लाइमेट एक्शन प्लान। इसमें हमने एटॉमिक एनर्जी को नहीं ऐड किया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है, ठीक है। सो दैट इज़ इट, आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करो, जो भी क्वेश्चंस मैंने बोले हैं उसको कमेंट करो। नाउ समटाइम्स इसमें कुछ सेंटेंसेस होंगे जो आपको लगेगा कि ये थोड़े डिबेटेबल हैं, तो अंडरस्टैंड दिस कि क्वेश्चंस ये जो भी लिखा हुआ है ना, दिस इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ प्रीवियस क्वेश्चंस। तो जो प्रीवियस क्वेश्चंस आए हैं वो भी हमारे लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो हमें उसको भी उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ना पड़ेगा। आई नो दैट सेंटेंस कैन बी डिबेटेबल, बट अगर UPPCS ने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है तो आपको वो क्वेश्चन को भी एज सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। सो अगेन आई वुड से ऑल द बेस्ट, जो भी मैंने आपको टास्क दिए हैं वो करो एंड टेल मी कि आपने वीडियो कंप्लीट कर लिया है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।